नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। प्राइम एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। देश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लाने की चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ड्राफ्ट तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई, जो कि यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने ये जानकारी दी है। फिलहाल इस ड्राफ्ट को अब सरकार को सौंपा जाएगा। कमेटी ने राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और आम लोगों से मिले सुझावों के आधार पर ड्राफ्ट तैयार किया है। सीएम धामी ने कहा कि यूसीसी को लेकर ड्राफ्ट लगभग बनकर तैयार हो चुका है। इसके लिए ड्राफ्ट कमेटी ने हर वर्ग के लोगों से बातचीत की है और ड्राफ्ट आने के बाद इसका अवलोकन किया जाएगा और फिर जो भी आगे की कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सीएम धामी ने यह भी कहा कि हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि बाबा साहेब ने धारा 44 में जिन बातों का जिक्र किया है उन्हें लागू करने का अवसर हमें मिल रहा है। तो आज इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। तमाम मेहमान यहां पर मेरे साथ जुड़ेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इसमें क्या कुछ लगता है। यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार है और मुहर का इंतजार है। समिति ने बॉर्डर के गांव माड़ा से लेकर दिल्ली तक कई अहम बैठकें की हैं, मतलब कई जगहों पर जाकर जनता की राय ली गई। इसके साथ राजनीतिक दल, सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संगठनों के साथ भी समिति ने बैठक की है। उत्तराखंड के प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का मसौदा पूरी तरह से तैयार हो गया, ये भी पूर्व जस्टिस ने साफ तौर पर कहा है। विभिन्न दो धार्मिक संप्रदाय हैं, उनके नेताओं के साथ भी बातचीत की गई है, इसका भी जिक्र किया गया और समिति ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, राज्य वैधानिक आयोग से भी बात की है। इसका भी जिक्र रंजना देसाई ने किया है। देवभूमि उत्तराखंड को यह दायित्व मिला कि हम यूसीसी को लागू करें, इसका जिक्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। और धारा 44 में जो प्रावधान किए गए हैं, एक समान कानून होना चाहिए, उसको लागू करने का अवसर उनको प्राप्त हो रहा है, इसका जिक्र भी यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। और उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी ड्राफ्ट बनाने को लेकर एक समिति बनाई थी। समिति ने बॉर्डर के गांव माड़ा से लेकर दिल्ली तक कई अहम बैठकें की हैं। कई बार इस पर मंथन किया गया, राय ली गई, रायशुमारी के बाद एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है। और इसी पर पुष्कर सिंह धामी ने साफ तौर पर कहा है कि बैठक के बाद इसमें बातचीत की जाएगी। मसौदा पूरी तरह से तैयार है, लेकिन अब उस पर चर्चा भी की जाएगी। विभिन्न धार्मिक संप्रदाय के नेताओं से भी बातचीत पहले की गई है, इसका भी जिक्र यहाँ पर पूर्व जस्टिस ने किया है। समिति ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, राज्य वैधानिक आयोग से भी यहां पर चर्चा की है और देवभूमि उत्तराखंड को यह दायित्व मिला है कि हम यूसीसी को लागू कर रहे हैं। सीएम धामी ने इस बात को बोलते ही ये बहस अब तेज कर दी है कि क्या यूसीसी को लेकर बीजेपी निश्चित तौर पर आक्रामक तरीके से अपनी रणनीति बना चुकी है और उसको अमली जामा भी पहनाने जा रही है। क्या कुछ इसमें कहना होगा, ये हम समझने की पूरी कोशिश करेंगे। हनी पाठक मेरे साथ होंगी, प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर। शिषपाल सिंह मेरे साथ होंगे, प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर। मनीष शुक्ला मेरे साथ होंगे, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, यहाँ पर इसका वैधानिक पक्ष रखेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनको क्या लगता है, क्या इससे नागरिक के अधिकार बढ़ेंगे या इससे घटेंगे, जिस तरह का विपक्ष का दावा है। पीयूष पंत भी मेरे साथ यहाँ पर जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर यूसीसी के ड्राफ्ट को जिस तरह से तैयार किया गया उसमें आखिर उनको क्या लगता है कि क्या उत्तराखंड को इससे निश्चित तौर पर एक बड़ी मदद मिलेगी, विकास के रास्ते में भी नागरिकों के अधिकार भी सुरक्षित होंगे। पीयूष पंत यहाँ पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। बहुत स्वागत है आपका पीयूष जी। आपसे ये समझना बहुत जरूरी है कि यूसीसी का जिस तरह से ड्राफ्ट तैयार हुआ है, आपको क्या लगता है कि यूसीसी के ड्राफ्ट के अनुसार अगर इसका एक बिल लाया जाता है, अगर इसको कानूनी रूप से अमली जामा पहनाया जाता है, इसका क्या लाभ होगा? या विपक्ष की जो आशंका है कि जानबूझ के चुनाव के समय इस मुद्दे को छेड़ा जा रहा है, इसके भी कोई खास जरूरत नहीं है? आपको क्या लगता है कि यूसीसी को लेकर किस तरह की करवट लेने की जरूरत है? यूसीसी को लागू किया जाए या भी इस पर होल्ड किया जाए? तो देवभूमि उत्तराखंड को यह दायित्व मिला है कि हम यूसीसी को लागू करें, इसका जिक्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। और संविधान की धारा 44 में प्रावधान कि एक समान कानून होना चाहिए और धारा 44 में जिन बातों का जिक्र किया गया उन्हें लागू करने का अवसर मिल रहा है। और उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी ड्राफ्ट बनाने को लेकर एक समिति बनाई थी। समिति ने बॉर्डर के गांव माड़ा से लेकर दिल्ली तक कई अहम बैठकें की थी। और अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ यहां पर मनीष शुक्ला भी जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। बहुत स्वागत है आपका मनीष जी। जिस तरह से लगातार यूसीसी को लेकर चर्चा चल रही है, एक चर्चा यह है कि इससे नागरिकों के अधिकार और ज्यादा सुरक्षित होंगे, एक चर्चा यह है कि इससे नागरिकों के अधिकार में कहीं ना कहीं दखलंदाजी ज्यादा हो जाएगी। आपको क्या लगता है यूसीसी को लेकर संवैधानिक पक्ष इसका क्या है? नमस्कार आपके सभी चैनल के दर्शकों को भी। लेकिन मैं एक बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो मिथ फैलाया जा रहा है बिल्कुल गलत है। ये मेरे ख्याल से भारत सरकार द्वारा भारत इतिहास में एक ऐसा अटेम्प्ट होगा जहाँ पर पूरे हिंदुस्तान को एक धागे में पिरोने का काम होगा।
देखिए, पहली बात जो मिथ क्या है कि लोगों को अपना राइट नहीं मिलेगा, इक्वलिटी नहीं मिलेगी, और ज्यादातर वर्ग की बातें होती हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात तो आप ये जो लॉ है बेसिक यूनिफॉर्म इक्वल स्टेट टू ऑल देता है, ना इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वल फेयरनेस, आइडेंटिटी, इक्वल जस्टिस एंड इक्वल सिविल राइट। दैट्स द इम्पोर्टेंट, दैट्स कॉल्ड यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये इतना इम्पोर्टेंट लॉ है भारत के लिए कि बीइंग एडवोकेट ये मैं आपके चैनल के जरिए लोगों को बता सकता हूँ। आप कई लोगों को नहीं पता, तो शायद लोगों को मैं पीछे फ्लैश ले जाना चाहता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आपको याद होगा 1985 का शाह बानो केस, और फिर शाह बानो केस से चल करके ये आया चारों बानो केस, और फिर जाकर के सबीना बेगम के केस से आया। लेकिन तीनों अगर आप देखेंगे, तीनों केस की हिस्ट्री देखेंगे, आई एम ऑडिबल? बिल्कुल। अगर आप ये देखें 85 में शाह किसी को नहीं पता, उसके बाद शाह बानो केस नहीं पता, उसके बाद रिसेंटली जो इस समय चल रहा है वो नहीं पता सबीना बेगम केस क्या है। सुप्रीम कोर्ट में कितनी सारी पिटीशन, ट्रिपल तलाक से लेकर के सिंगल 125 का इश्यू, बहुत सारी चीजें। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी जो कॉपरी लॉज हैं, बेसिकली जो रीजनल, जो पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए बने गए हैं या छोटे छोटे संप्रदाय के लिए बने गए हैं, ये पर्सनल लॉ है। अगर इसको यूनिफॉर्म करेंगे तो एक तरह से वन नेशन वन लॉ की तरह काम करेगा। ये देखिए, आप ये कुछ बहुत ही सिंपल सा फंडामेंटल है कि आपके घर पे अगर कोई सदस्य रह रहा है, तो अगर एक बच्चे के साथ अलग सलूक करेगा फादर, और दूसरे के साथ अलग सलूक किया जाएगा फादर द्वारा, तो वो ऑब्जेक्ट करेगा ही करेगा। और यही इसी ऑब्जेक्शन के लिए अगर बात किया जाए तो ये यूसीसी है। कई लोगों को नहीं पता कि शाह बानो केस क्या है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इंदौर की रहने वाली 62 साल की आयु की एक महिला थी शाह बानो। उसने 3 तलाक के मामले में जो सुर्खियों में आया था 1985 में, उसके 5 बच्चे थे। 1978 में उसके पति ने उसको तलाक दे दिया, गुजारा भत्ता नहीं दे रहा था। गुजारा भत्ते के लिए वो एमपी हाई कोर्ट गई, क्योंकि इंदौर की रहने वाली थी। इंदौर की बाद में एमपी हाई कोर्ट ने उसको गुजारा भत्ता दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको जाके डिटरमिन किया। डिटरमिन करने के बाद, फाइनली अप्रिशिएट करने के बाद बोला कि ये तो इनजस्टिस है, इसको और बनना चाहिए, क्योंकि एज पर मुस्लिम लॉ वो एंटाइटल नहीं थी, क्योंकि वो एंटाइटल तब तक थी जब तक उसका डिवोर्स नहीं हुआ था। वहां पर जिसकी पहली बार शाह बानो केस के जरिए भारत को पता चला कि ये 2 संप्रदाय या 4 संप्रदाय, आज की डेट में भी बहुत सारे संप्रदाय हैं, चाहे वो पारसी हो, जो कैथोलिक हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, सबके लिए अलग अलग लॉ बनाए गए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार शाह बानो के केस में बोला कि नहीं, उस लेडी को पूरा गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। बड़े हुए जो एमपी हाईकोर्ट ने बोला बिल्कुल ठीक किया, लेकिन उस समय की तत्कालीन जो सरकार थी, राजीव गांधी जी ने उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया बाय द अमेंडमेंट की नहीं, जिसके हम नया कानून लाते हैं। कानून में उन्होंने एक नया एक्ट दिया, दैट इज कॉल्ड द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट ऑफ 1986। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को डाइल्यूट किया गया, और मुस्लिम जो महिलाएं थे उनके राइट को बहुत डाइल्यूट किया गया, और ये बोला कि जो सेपरेशन का पीरियड होता है उस समय का, जिसको बोलते हैं इद्दत के, जो उस समय सेपरेशन रहेगा केवल उसी समय मिलेगा। ये बात थी 1985 की। उसके बाद पूरा जो ट्रेवल होता है वो करीब 38 साल लग जाते हैं उस पूरी हिस्ट्री को करते करते, और 2016 में शाह बानो केस होता है, जिसमें सेम फरवरी 2016 में एक उत्तराखंड की महिला होती है, जिसको सेम प्रॉब्लम होती है कि उसके पति ने उसको सिर्फ बाई टेलीग्राफ के जरिए बोला कि नहीं हम आपको तलाक दे रहे हैं, ये मैसेज है, और तलाक हो जाता है, विच इज रॉन्ग। और उसके बाद वो महिला आती है, शाह बानो आती है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाती है, और 2002 में वो इलाहाबाद के प्रॉपर्टी डीलर से शादी करती है। और काफी उसका पति उसको मारता था, झगड़ता था, और कभी भी एक वन साइडेड लॉ होते थे। लेकिन उसको पता था कि क्योंकि यहाँ पर यूनिटी है उस दूसरे लॉ में, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद हलाला भी उसने जिक्र किया कि निकाह हलाला भी इलीगल है, और उसी में निकाह हलाला भी जिक्र किया गया। और फिर आपको याद होगा कि 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने शाह बानो केस में ट्रिपल तलाक को अप्रूव किया। और रिसेंटली 2022 में क्या हुआ, समीना बेगम के साथ क्या हुआ, बहुत गलत हुआ। समीना बेगम के साथ उसने 2 शादी करी। 2 शादी करने के बाद उसके 2 बच्चे 2 अलग अलग
उसके हस्बैंड ने उसका डिस किया और फाइनली आज भी उसके पास अधिकार कुछ भी नहीं है। अगर मैं देखूं तो इस ग्राउंड लेवल पे इतना इनजस्टिस है लोगों के साथ और नहीं समझ में आ रहा है कि उनको क्या करना है क्या नहीं। यूनिफॉर्म सिविल जो कोड है ये बाकी सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाता है। ये भारत की अखंडता को दिखाता है कि जहां पर एक लॉ से ही चल सकते हैं, क्योंकि एक परिवार है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो, ये एक पूरा परिवार है। परिवार में दो रूल नहीं हो सकते, एक ही रूल चल सकता है। और मैं बहुत विपक्षी लोगों से पूछना चाहूंगा, अगर कोई पैनल पे यहाँ पर है, कि क्या अपने परिवार में क्या एक रूल चलाते हैं या बाहर के जो पड़ोसी में रूल चल रहा होगा घर पे वो चलाते हैं? आंसर इज की एक ही रूल चलता है। इसी बहुत इंपॉर्टेंट है हर सरकार के लिए, एक वन रूल वन नेशन। ठीक है, तो जिस तरह से आपने इसकी व्याख्या की कि नहीं, संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए, जिसमें कि जो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार भी आते हैं, उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। हानि पाठक भी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज़ पर। आपको क्या लगता है कि यूसीसी पर जिस तरह का विपक्ष के द्वारा विरोध किया जा रहा है कि जानबूझकर चुनावों के समय में इसको एजेंडा बनाया गया, क्या ये चुनावी एजेंडा है, या आपको लगता है कि जिस तरह से भी मनीष जी ने तमाम बातें बताई कि नहीं, तमाम नागरिकों के अधिकारों का हनन भी होता है, कई ऐसे कानून हैं जिनमें कि सुधार की जरूरत है, इसलिए यूसीसी वर्तमान में आवश्यकता है। आपका क्या पक्ष है इसमें? देखिए, ऐसा है, हमारी सरकार ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला रही है तो कुछ सोच के ही ला रही होगी कि समानता इस समय हमारे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि जब हम लोग क्राइम कोई करते हैं और क्राइम करने में सबको एक बार काफी प्रॉब्लम आ रही है साउंड में। जी जी जी, उसको हम ठीक करा रहे हैं। बोलिए, आप बोलिए। जब कोई क्राइम होता है कहीं पे, तब जब सबको एक समान सजा मिलती है, तो क्यों ना एक समान कानून लाया जाए जिससे कि सबको एक समान तरीके से हिंदुस्तान में रहने का अधिकार हो। और जिस प्रकार से कांग्रेस एक आडंबर रच रही है, लोगों के बीच में एक भ्रम जैसी स्थिति पैदा कर रही है, तो मुझे एक बात का कांग्रेस जवाब दे कि क्या महिलाओं को भी अगर अधिकार मिल रहा है संपत्ति में, तो ये क्या गलत है? और मैं इनसे दूसरा सवाल एक बार और ये पूछना चाहती हूँ कि मुस्लिम महिलाओं को गोद लेने की प्रक्रिया को अगर आसान किया जा रहा है तो क्या ये गलत है? तो इनको किस चीज से खुशी मिल रही है, मुझे इसका ये जवाब दें कि हाँ, मुझे इस चीज से खुशी मिल रही है और पूरी तरीके से ये चीज हमारे लिए सही है और ये चीज गलत है। इनको आखिर दिक्कत क्या है, बस ये एक बार ये बताएं कि हाँ, हमें दिक्कत इस चीज में ये है। ये इस चीज का जवाब देना कि हाँ, दिक्कत हमें ये है, या इस चीज से दिक्कत, ये इस चीज का सामना लोगों को करना पड़ेगा, या ये चीजों से सामना करके लोग परेशान होंगे, या ये चीजों से करके लोगों को ये दिक्कतों के लिए बाधित होंगे। क्या चीज की दिक्कत है, एक बार लोगों को ये चीज समझाए तो कि हाँ, दिक्कत ये आएगी। और इनसे दूसरा सवाल मैं ये पूछना चाहती हूँ कांग्रेस से, सभी कांग्रेस के प्रवक्ताओं से जो ये झूठा आडंबर अपना रहे हैं, आर्टिकल 25 के बारे में जरा बताएं। आर्टिकल 25 जब इन्होंने लागू किया था, जब कांग्रेस की सरकार थी, उसमें क्या था? जरा ये कांग्रेस के कौन से प्रवक्ता जुड़े हैं हमारे साथ? शीशपाल जी शायद जुड़े हैं। हाँ जी, शीशपाल जी। आर्टिकल 25 में जब धर्म परिवर्तन को मान्यता दी गई थी, तब कि धर्म परिवर्तन को मान्यता इन्होंने क्यों दी थी? इसका जवाब दें शीशपाल बिष्ट जी। और आर्टिकल 28 में हिंदुओं से धार्मिक शिक्षा का हक जब छीना गया था कांग्रेस सरकार के द्वारा, तब किसी एक समुदाय को दबाया गया था और वो एक समुदाय हिंदू था। और हिंदू दान धर्म एक्ट 1951 हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण में लिया गया था, लेकिन मस्जिदों को नहीं लिया गया था। इसका जवाब मुझे देकर जाए आज जी। और हिंदू कोड बिल 1956 जिसमें सिर्फ हिंदू संविधान को ही माना जाएगा, उसके अलावा किसी संविधान को नहीं माना जाएगा, इसका सवाल का जवाब देकर जाएं। तो पांचवा कानून मैं इनको इनकी सरकार का याद दिलाती हूँ, पूजा स्थल कानून 1991, अतिक्रमण किए गए मंदिर हमेशा के लिए कब्जे में आ जाएंगे, इसको किसने लागू किया था, मुझे इसका जवाब देके जाएं। वक्फ बोर्ड कानून 1995 किसी भी जमीन पर दावा करके कब्जा कर सकता है,
इसका कानून को इन्होंने क्यों सही ठहराया था, मुझे ये बताएं। आप मुझे ये बताएं आलोक जी, हम लोग कहीं भी जमीन खरीदते हैं तो उसमें घर बनाते हैं, तो जमीन खरीदते हैं ना कि कब्जा करते हैं। लेकिन इन्होंने ये पूरी तरीके से स्वतंत्रता दे दी थी वक्फ बोर्ड कानून को कि किसी भी जमीन पर जाएं और दावा करके कब्जा कर लें। तो ये क्या संविधानिक चीजें हैं? अगर ये संविधानिक चीजें हैं तो मुझे बताएं कि ये क्यों नहीं कब्जा करके कहीं भी घर बनाते हैं। और राम सेतु एफिडेविट, भगवान श्री राम के अस्तित्व को ही नकार दिए थे, तब ये कोई संवैधानिक चीज इन्होंने करी है क्या? संवैधानिक कार्य ये कर बैठे हैं कि इस तरीके की बातें कर रहे हैं, बताएंगे? ठीक है, शिशपाल जी यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शिशपाल जी, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज़ पर। जिस तरह से हनी जी ने यहाँ पर तमाम प्रश्न खड़े किए हैं, इनका ये कहना है कि लगातार कुछ नागरिकों का हनन हो रहा है, जो कुछ नागरिकों के अधिकार हैं उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे हैं, चाहे वो ज़मीन से संबंधित हों, चाहे वो न्याय से संबंधित हों, चाहे वो वैवाहिक संबंधों से संबंधित हों। अगर हम कुछ सुधार करना चाहते हैं तो आखिरकार कांग्रेस को इसमें दिक्कत क्या है? शिशपाल जी, आप तक मेरी आवाज़ आ रही है? शिशपाल जी तक अभी हमारी आवाज़ नहीं जा रही। तब तक मनीष जी, एक बार आपसे ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से हनी जी ने तमाम ये बातें उठाई हैं कि नागरिक अधिकारों का भी कहीं ना कहीं हनन होता है, कि जैसे वक्फ बोर्ड का इन्होंने जिक्र किया, जो ज़मीन में राइट्स लोगों को मिलने चाहिए थे उस तरह के अधिकार अभी भी नहीं है कि कोई भी उसमें दखलंदाजी कर सकता है। इस तरह से अगर विवाह के बाद अगर कोई अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहता है तो इसकी कोई गारंटी नहीं थी। हालांकि जब ट्रिपल तलाक को निषेध किया गया तो उसमें काफ़ी कुछ सामाजिक सुरक्षा मिली है। तो क्या यूसीसी से हर धर्म के नागरिक को निश्चित तौर पर और ज़्यादा सामाजिक सुरक्षा मिलने वाली है? देखिए, सबसे पहली बात, बहुत अच्छी बात की आलोक जी, इस कानून के जरिए, क्योंकि मैं एक विधि ज्ञाता हूँ, एडवोकेट हूँ, और मैं ग्राउंड लेवल पर रहता हूँ कि जैसे जैसे समाज में कोई भी कुरीति जब होती है तो एडवोकेट के पास आता है कि यस, हमें न्याय चाहिए, और एक एडवोकेट है के जरिए ही हम जज साहब के साथ अपनी पिटीशन, अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन ये जो यूसीसी है, इसके जरिए मैं आपको बता सकता हूँ कि जो भारतीय महिलाएं हैं उनकी दशा और दिशा सुधारने में ये कानून सबसे बहुत बड़ा एक तरह से टूल का काम करेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक उत्पीड़न महिलाओं को रोकेगा। बहुत बहुत ज्यादा है। मेरे साथ बहुत सारी केसेस है मॉडर्न लॉ की भी और अलग संप्रदाय की, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि उनको एक जो सम्मान है, जो बाकी चीजों के, बाकी धर्मों के साथ चीजें, वो नहीं मिलता, इक्वलिटी नहीं मिलती। अगर आप देखेंगे सबीना बेगम की पिटीशन में वो क्या कह रही है, सबीना बेगम की पिटीशन करी है कि मेरे साथ जो गलत हुआ उसको 498A आईपीसी में लाओ, जो भी ऑफेंसेस एक पर्टिकुलर वर्ग के साथ हो रहा है उसको आईपीसी में कवर करो, क्योंकि वो आईपीसी में कवर नहीं होता है, उसको दंड नहीं मिलता, इसलिए वो बच के निकल जाते हैं। वो कहती है कि मेरे पति के 4 शादी नहीं हो सकती, बहु संप्रदाय विवाह नहीं हो सकते, और इसलिए मुझे दरकिनार किया गया और मेरा राइट बनता है अपनी प्रॉपर्टी में। वो चाह रही है, अपना हक मांग रही है। तो और उस तरीके से ये एक वो प्रथा है जिसके लिए वो आवाज उठ रही है, और अब से नहीं। देखिए, ये आजादी से पहले की बात थी, और आजादी के बाद ये बीजेपी ने 1952 से उठाई, और आप देखेंगे कंटिन्यू उनके एजेंडा में रही जब तक वो है, जब एजेंडा रहा तब के पास ये हमेशा आप बिल्कुल ठीक है। मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, और ब्रेक के उस पार लगातार चर्चा जारी है और समझने की कोशिश करेंगे कि यूसीसी ड्राफ्ट से आखिर देश को कितना फायदा पहुंचने वाला है। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। लगातार तमाम मेहमान यहाँ पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ हनी पाठक हैं, प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर, बहुत स्वागत है आपका। शिशपाल सिंह मेरे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर, आपका भी बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही मनीष शुक्ला मेरे साथ हैं, वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में, बहुत स्वागत है आपका मनीष जी। मनीष जी, आप अपनी बात को पूरी कीजिए, उसके बाद शिशपाल जी मैं आपके पास आता हूँ। शिशपाल जी से जब भी सवाल पूछेगा उनसे मेरे सवाल का जवाब जरूर लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद है। मनीष जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? मनीष जी तक अभी हमारी आवाज़ नहीं जा रही है। शिशपाल जी, बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज़ पर। जिस तरह से लगातार हमारे साथ हनी पाठक जी यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, बीजेपी का पक्ष रख रही थी, इनका ये कहना है कि तमाम ऐसे नागरिक हैं देश के जिनके साथ धर्म के आधार पर या धर्म में जो कानून मौजूद है उसके अनुसार विभेद होता है, उनके नागरिक अधिकारों का संरक्षण नहीं होता है, चाहे वो दीवानी
मामले हों, चाहे वो आपराधिक मामले हों, या जिस तरह से विवाह के बाद जो अधिकार महिला के होने चाहिए वो अधिकार भी उनको नहीं मिलते हैं। अगर नागरिक को हम अधिकार देना चाह रहे हैं, अगर हम हर एक नागरिक के अधिकारों को संरक्षित करना चाह रहे हैं, तो कांग्रेस को ऐसा क्यों लगता है कि ये एक चुनावी एजेंडा है? आलोक जी, जहाँ तक अगर आप यूसीसी की बात कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का 89 से एजेंडा रहा है। 2014 में देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को परसेंट बहुमत दिया और 9 साल हो गए केंद्र की सत्ता में। आप अगर यूसीसी पर गंभीर होते तो निश्चित तौर पर देश की लोकसभा में आप जो है इस बिल को लेकर के आते, लेकिन 2018 में जब आपने प्रयास किया तो आपके विधि आयोग ने आपको रिपोर्ट दे दी कि अभी देश सामाजिक जो बहुलता है, हमारी जो विविधता है उसका जश्न मना रहा है और अभी वो वक्त नहीं आया कि इस पर आगे बढ़ा जाए, क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 44 भाग 4 कहता है कि जब भी देश के SC, ST, OBC, आदिवासी और जनजातीय और जो अन्य इसके सेक्टर हैं वो सभी लोग अगर एकजुट हो जाए, सहमत हो जाए, उसके बाद आप यूसीसी पर बढ़िए, सर्वसम्मति बनाकर बढ़िए। इसको थोपने की क्या जरूरत है, लादने की क्या जरूरत है? अगर कहीं किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है और आपको लग रहा है कि संविधान उसकी रक्षा नहीं कर पा रहा, तो उसकी चर्चा के लिए लोकसभा सबसे उचित जगह है। आप लोकसभा में बिल ला सकते हैं, वहां पर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आप देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। 2018 से 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले आप बिल जो है कवायद आपने शुरू की, तब आप हनी पाठक जी आ रहा हूँ आपके पास। के लोकसभा चुनाव सिर पर है, फिर आपने ये कवायद शुरू कर दी। एक देश एक विधान की बात है ना आलोक जी, आप बताइए। तो राज्यों के सहारे एक देश और एक विधान का सपना कैसे पूरा हो रहा है, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। तो अनुच्छेद 44 की जो भावना है वो तो पूरे देश के नागरिकों को संदर्भित करता है। इसका मतलब कि देश के नागरिकों के लिए धीरे-धीरे भागते रहेंगे, देखिएगा वो लोकसभा बना सकती है। तो आप सभी पक्षों से बात कीजिए, सर्वसम्मति बनाइए। मतलब देखो गए सांप के भी नेवले से संबंध हो गए। हेलो जी आलोक जी, आप बताइए ना, तो अगर सर्वसम्मति की बात, हनी पाठक जी आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ थोड़ी देर में आ रहा हूँ, रुकिए। उत्तराखंड में हम धामी सरकार से 2 बार इसका ड्राफ्ट मांग चुके हैं, 2 बार हमने ड्राफ्ट की कॉपी मांगी, आज तक हमें ड्राफ्ट उपलब्ध नहीं कराया, उसका मसौदा उपलब्ध नहीं कराया। तो आप अगर विपक्ष के साथ चर्चा नहीं चाहते, विपक्ष की अगर सहमति नहीं चाहते, उनके सुझाव नहीं चाहते, नहीं, लेकिन शिषपाल जी इनका ये कहना है कि अगर कोई नागरिक परेशान है, अगर नागरिक दुखी है और अगर उसको हम अधिकार दे रहे हैं, तो आखिर इसमें दिक्कत क्या है? आर्टिकल 25 ये अधिकार छीन रहे हैं आलोक जी, कैसे अधिकार दे रहे होते इनको पूछे ना, SC, ST, OBC, आदिवासी जनजाति के अधिकार छीन रहे हैं। ये आरक्षण खत्म करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, ये अधिकार दे कहा रहे। उत्तराखंड का अगर मैं उदाहरण गिनाऊं, आप चक्रोता में देखिए, एक दलित युवक को इसलिए पीटा जाता है कि वो बारात में जाके कुर्सी पर बैठ करके पूजन करता है। एक दूसरे दलित युवक को इनकी सरकार में इसलिए जला दिया जाता है कि वो किसी मंदिर में दर्शन के लिए चला जाता है। तीसरे युवक को अल्मोड़ा में इसलिए मार दिया जाता है, मौत के झाड़ उतारा जाता है कि वो जो है शादी कर लेता है। आपकी सरकार में नागरिक अधिकारों का हनन हो रहा है, आप नागरिकों के अधिकार। अच्छा ठीक है शिषपाल जी एक बार हम प्रश्न एक बार सुन लेते हैं। आप अपने गिरेवाल में शिषपाल जी ठीक है तो अगर उनकी दिक्कतें दूर हो गई हो तो आप इस पर आगे। अच्छा ठीक है शिषपाल जी, लेकिन एक बार प्रश्न भी तो इनके सुन लीजिए। हनी जी एक बार आप अपने जो आपके 2 प्रश्न थे, आप एक बार शिषपाल जी को आप बिल्कुल सीधे पूछ सकती हैं। शिषपाल बिष्ट जी, आपके सभी प्रवक्ता सुबह से 9 डिबेट मेरी जवाब नहीं दिए, आप भी एकदम बड़े अच्छे प्रवक्ता बन के जवाब दीजिए। आर्टिकल 25 जो धर्म परिवर्तन को आपने मान्यता दी थी, किससे पूछकर दी थी महाराज? प्रभु किसको दे दी थी और किससे पूछकर देती थी? इससे किसका धर्म परिवर्तन करवा रहे थे? किसको दी थी, किस लिए दी थी, कितना हित हुआ इससे, कितनी लड़कियां ग्रेजुएट हो गई, कितने बहु विवाह को रोक दिया था और कितने ज्यादा संपत्ति में लड़कियों को अधिकार दे दिया था? इसका जवाब दीजिए। आर्टिकल 28 हमारे साथ वकील महोदय जुड़े हुए हैं, अगर कोई त्रुटि मेरी लगती होगी तो जरूर से मेरे को टोक दीजिएगा, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी, क्योंकि आप वकील हैं, निश्चित ही तौर पे मैं आपसे ज्यादा ज्ञानी नहीं होगी। आर्टिकल 28 हिंदुओं से धार्मिक शिक्षा का हक छीन लिया था। आपने क्यों छीन लिया था? क्यों हमको अनपढ़ रखना था और किसी एक समुदाय को ही एकदम पढ़ा लिखा बनाना था आपको? क्यों भाई, हमसे क्या गलती हो गई थी? हम लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था क्या? ठीक है शिषपाल जी से आपके प्रश्न है। 1956 सिर्फ हिंदू संविधान को मानेंगे और कोई भी व्यक्ति संविधान को ठीक है, उत्तर ले लेते हैं ना। ठीक है बाकी लोगों को
संविधान मानने ठीक की है। छूट क्यों हटा दी गई थी? ठीक है। बाकी लोग क्या एकदम ब्रह्मा विष्णु महेश बनकर पैदा हुए थे क्या कि उनको संविधान नहीं मानना ठीक है, अब उत्तर ले लेते हैं ना। उनको खुले छुट्टे सांड की तरह छोड़ देना है, जिसको जिसको कतले ठीक है, हनी पाठक जी, ठीक है। बाकी सबको प्रश्न बरी इतने लंबे नहीं करा दो, होते भाई, क्योंकि ठीक है। हम लोग सही हैं। ठीक है। अब इस 300 शिषपाल जी उत्तर दीजिए, ये तो आज के उत्तर ले लेते हैं, उत्तर ले लेते हैं, थोड़ी देर रुकिए। देखिए आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी का दर्द न जाने कौन सा है। देश के अंदर देश का संविधान सभी नागरिकों के हनी पाठक जी आ रहा हूँ, उत्तर सुन लीजिए ना एक बार। हनी पाठक जी आ रहा हूँ, एक सेकंड अधिकार छीनने हनी का पाठक काम जी, एक तो ये सेकंड। कर रहे हैं। मैं कोई एडवोकेट नहीं हूँ, मैं कोई विधि विशेषज्ञ नहीं हूँ। जो देश के जनमानस का मत है, जो आम भारतीय नागरिक सोचता है, मैं तो वही बात कर रहा हूँ कि भाई देश के संविधान निर्माताओं ने हनी पाठक जी वो आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, थोड़ी देर तो सुनिए। उन्होंने कहा कि जब भी देश के सभी वर्ग SC, ST, OBC, आदिवासी जनजाति है और जो माइनॉरिटी जिनसे आपको दिक्कत है वो सभी लोग आपस में सहमत हो जाएंगे। जब कह दें कि भाई अब जो है आर्टिकल 44 पर आगे बढ़ा जा सकता है, UCC की ओर बढ़ा जा सकता है, तो आप बढ़िए, लेकिन सर्वानुमति की बात है। देश की लोकसभा में आप बिल लाइए, तभी तो एक विधान और एक संविधान एक देश का सपना पूरा होगा। राज्यों के अनुसार कैसे हो रहा? आप कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस पार्टी ने जो है संशोधन करके लोगों की शिक्षा का अधिकार छीन लिया। ऐसा तो आज तक इस देश के अंदर पूरी दुनिया में किसी ने नहीं कहा कि कांग्रेस ने किसी का हाँ, आप तो ये भी कहते हैं देश में संविधान में आने वाली पार्टी है। आम आदमी लोग आम नागरिकों को मौलिक अधिकार दिलवाने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ही है जो समाज के सभी वर्गों के लिए लड़ती है, वो भेदभाव नहीं करती इंसान में। आप आदमी का रंग देखते हैं, आप आदमी का रूप देखते हैं, आप आदमी का धर्म देखते हैं। कांग्रेस पार्टी आदमी में फर्क नहीं करती, वो आम आदमी की बात करती है। भैया देश का हर नागरिक जो इस देश में पैदा हुआ वो भारत भूमि का लाल है और संविधान सबकी रक्षा के लिए है। तो देश का जो संविधान है उसका भाग 44 वो आम आदमी को संदर्भित करता है, ना कि भाजपा के लोगों को या भाजपा के एजेंडे को। वो देश की बात करता है और आपको पता नहीं क्यों दिक्कत है लोगों से। लेकिन हम आज भी कह रहे हैं आप आगे बढ़िए, हनी पाठक जी आगे बढ़िए, सर्वानुमति से बढ़िए, सभी लोगों को साथ लेके चलिए, सबके साथ सहमति बनाइए। दिक्कत क्या है आपको? आप थोपना क्यों चाहती हैं किसी चीज? आप लोकसभा में बिल लाइए, क्यों थोप दिए थे? अच्छा ठीक है, मैं एक बार उत्तर ले लेता हूँ। ठीक है शिषपाल जी, मैं एक बार उत्तर ले लेता हूँ। इनका ये है ऑब्जेक्शन हनी पाठक जी कि अगर कोई कानून आ भी रहा है तो कम से कम विपक्ष से पूछा तो जाए, सहमति तो ली जाए। इनकी शिकायत है कि भैया आप तो हमें कभी पूछते ही नहीं। अब देती हूँ जवाब, क्योंकि मुझे तो पॉइंट टू पॉइंट आंसर देने में बड़ी तसल्ली होती है। मैं अच्छी प्रवक्ता हूँ ना। अब देती हूँ जवाब। क्या चीज पूछनी चाहिए थी? बहु विवाह रुकवाने के लिए पूछ रहे हैं इनसे, क्योंकि बहु विवाह होना बड़ी अच्छी बात है। सब लोग करो बहु विवाह, पत्नियां छोड़ दो सब लोग अपनी सड़कों पर और खूब बहु विवाह करो। उसके लिए इनसे परमिशन लेनी है। लड़कियां ग्रेजुएट होने के बाद शादी करें, भाई जी बहुत बुरी बात है। लड़कियों का पढ़ने का अधिकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शादी पहले कर दो, 17-18 साल की हुई नहीं शादी कर दो। ये चर्चा इनसे करनी बहुत जरूरी है। मुस्लिम महिलाओं को गोद लेने की प्रक्रिया को सरल बनाने का जो नियम आ रहा है वो बहुत गलत आ रहा है। इनसे चर्चा करो उस विषय में। और सभी लोग एक धर्म को मानेंगे, ये गलत हो रहा है, ये बिल्कुल बदल दो भाई। क्योंकि शीशपाल बिस्सी जी और सभी कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी बहुत नाराज हैं, क्योंकि एक समुदाय बहुत ज्यादा, एक हाथ से कुरान और एक हाथ से केवल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हम तो कह रहे हैं सभी वर्गों के साथ लेकिन भाजपा चाहती है कि उसके एजेंडे पर आकर के कांग्रेस के लिए तो ये नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी देश की समानता की बात करेगी, देश के अंदर जो भी आर्थिक। अच्छा ठीक है शिषपाल जी आ रहा हूँ ना, एक सेकंड रुकिए। शिषपाल जी आपके पास भी आऊंगा, आपके पास भी। अगर कांग्रेस में इतनी हिम्मत थी, इतना अपने आप में वर्चस्व था, तो सांप और नेवले के साथ संबंध होके क्यों चले गए पटना में महागठबंधन कर रहे हैं? इसका जवाब दीजिए। और विजन क्या रखा? मजे की बात और कमाल की बात। विजन क्या है? कोई देश की तरक्की विजन नहीं है, कोई देश को नया आयाम पहुंचाने का विजन नहीं है। विजन ओनली मोदी को हटाओ, विजन मोदी को हटाओ, विजन मोदी को हटाओ। पटना भी चले मोदी को हटाओ। बदला पड़ा तो सारे अनुबंध हो गए, आपके नेवले से संबंध हो गए।
अचानक इनको याद आता है, अरे आम आदमी पार्टी का तो केजरीवाल ने ये बोला था कि सोनिया गांधी को मैं जेल में डालूंगा, अरे तुरंत हटाओ केजरीवाल को, उससे संबंध तोड़ो, क्योंकि पुरानी बात याद आ गई, राहुल गांधी को अपनी मम्मी की बुराई याद आ गई, तुरंत उसने आम आदमी पार्टी का किनारा कर दिया। तो ये सारी बातें हैं, अगर इतनी हिम्मत है, 70 साल पुरानी पार्टी को अपने पर भरोसा नहीं रहा, वो गठबंधन में चली गई, इसी से अंदाजा लगा दो कि एक तरफ सारा विपक्ष खड़ा है, खोल कर देखने दो खिड़कियां, मेरे वतन की नई तस्वीर बनती है। पहले गठबंधन से सरकार बनती थी, अब गठबंधन से विपक्ष बनता है, इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या चाहिए। ये लूली लंगड़ी कांग्रेस पार्टी जो 70 साल पुरानी होके भी आज बैलगाड़ी का सहारा लेना पड़ रहा है, साइकिल का सहारा लेना पड़ रहा है, तो कहीं हाथी का सहारा लेना पड़ रहा है, तो कहीं टीएमसी का सहारा लेना पड़ रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है मनीष जी, जिस तरह से जो एक शिकायत बार बार सामने आ रही है कि पूछा नहीं गया, लेकिन जो ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई थी, क्या ऐसा संभव है कि बिना किसी से पूछताछ के, बिना परामर्श लिए, बिना किसी स्थान का भ्रमण किए ड्राफ्ट कमेटी ने एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया हो और उस मसौदे पर कानून बनाने की बात चली हो? आपको क्या लगता है कि इसका वैधानिक पक्ष क्या है? आरती देसाई जी के सुपरविजन पे जो रिटायर्ड जस्टिस हैं, उनके सुपरविजन कमेटी गठित हुई, उन्होंने रिपोर्ट दी, और अगर किसी व्यक्ति को न्यायपालिका पे यकीन नहीं है तो ये तो वही जान सकते हैं कि अगर इस देश में अगर आप किसी एक रेडी वाले से पूछेंगे, एक रिक्शा चालक से पूछेंगे, भाई तुझे किस पे यकीन है, तो वो नेता का नाम बाद में लेगा, लेकिन शायद वो जज या कोर्ट का नाम पहले लेगा। अगर किसी को न्यायपालिका पे यकीन नहीं है, जो उसके सुपरविजन में गठित हुई और न्यायपालिका के जरिए जो रिटायर्ड जस्टिस देसाई ने रिपोर्ट सबमिट करी है, उसको उन्होंने रिकमेंड किया है। और मैं आपको कि भारतीय संविधान के सिद्धांत के अनुच्छेद 44 के तहत जो उसका जो उद्देश्य था इसी यूसीसी का, ये कमजोर समूहों के खिलाफ भेदभाव रोकने के लिए था। और ये भी बता दूं कि ये भीमराव अंबेडकर जी ने साफ बोला था कि ये कोड वांछनीय है, लेकिन फिलहाल ये अभी स्वैच्छिक रहना चाहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी पार्टी से, लेकिन ये भीमराव अंबेडकर जी की भी इच्छा थी कि इसको लागू किया जाना चाहिए। तो हम किसी को क्वेश्चन मार्क पे नहीं ला सकते, नहीं है, क्योंकि जस्टिस ने किया। और जहां तक की बात कानून बिना पार्लियामेंट के बनता ही नहीं है। ये छोटी सी प्रिंसिपल बात किसी को क्यों नहीं समझ पाता कि भारत में कोई भी जो कानून होता है वो पार्लियामेंट डिसाइड करती है। पार्लियामेंट में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, सभी प्रतिनिधि होते हैं, और उस प्रतिनिधि के द्वारा कानून बनता है, राष्ट्रपति उसको अनुमोदित करता है। लेकिन यहाँ पर पूछने वाली बात तो नहीं है कि हम यहाँ पर कोई पारिवारिक इन्विटेशन तो नहीं दे रहे, मेरी बेटी की शादी है, हमने नहीं दिया तो फूफा नाराज हो गए। इन्हें देना पड़ेगा मनीष जी, इन्हें देना पड़ेगा। शिशपाल जी अपनी बात रखिए आप। हाँ देखिए आलोक जी, अभी मैं अपने साथी प्रवक्ता को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि साहब जो है इस पर इनको न्यायालय पर भरोसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी को पूरा न्यायालय पर भरोसा है, लेकिन इस देश के अंदर बहुदलीय व्यवस्था है, इस देश के अंदर लोकतंत्र है, इसमें जो विपक्ष है उसको भी जनता चुनती है। और आप अगर विपक्ष को नजरअंदाज करना चाहते हैं, कह रहे हैं कि कानून जो है लोकसभा और राज्यसभा बनाती है, वही बात तो हम कह रहे हैं कि भाई लोकसभा में बिल लाइए ना, आपको रोक कौन रहा है? एक विधान का सपना तभी पूरा होगा जब देश की संसद इस पर कानून बनाएगी। लेकिन आप राज्यों के सहारे केवल मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। मणिपुर आज 2 महीने से चल रहा है, वहाँ 100 से ज्यादा लोगों की हत्या हो गई, 1.5 लाख लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं, 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां वहाँ जल गई। आपके प्रधानमंत्री जी मणिपुर का मौ बोलने के लिए तैयार नहीं है, और आप जो है जनता का ध्यान भटका रहे हैं। हम कह रहे हैं कि इसके जो जैसा ये कह रहे थे 44 में अम्बेडकर जी ने कहा था, तो अम्बेडकर जी और संविधान सभा ने यही तो कहा था कि एससी, ओबीसी, आदिवासी, जनजातीय समूह और उसके अन्य जो फैक्टर है वो जब भी इस पर सहमत हो जाएंगे, जब भी उन्होंने लगे कि अब सामाजिक भेदभाव नहीं रहा। मनीष जी आ रहा हूँ, आपके पास आऊंगा। मनीष जी आ रहा हूँ, कोई आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ नहीं है। हनी पाठक जी आ रहा हूँ, एक सेकंड। आगे बढ़िए। आप यूसीसी पर जो है तानाशाही तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, आप सर्वानुमति बनाना ही नहीं चाहते। आप जो है विपक्ष को कह रहे हैं कि साहब इनको वोट जाके निमंत्रण देना होगा। तो भैया बहुदलीय व्यवस्था का क्या मतलब है? आप लोकतंत्र में विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं? आप देश के संविधान में विश्वास करते हैं कि नहीं करते हैं? वही बात हम कर रहे हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि जो परिभाषा आपकी है, जो ढपली आप बजाएं, वही विपक्ष भी बजाए।
तो ये ऐसा तो नहीं चलेगा भाई। जब तक देश के अंदर आर्थिक समानता नहीं आती, जब तक लोग दबे कुचले में हैं, तो ठीक है। लेकिन आपकी इस बात पर मनीष जी कुछ कहना चाह रहे थे। मनीष जी, सर मैं यही इनकी बात का जवाब देना चाह रहा हूँ कि जो स्टेट पॉलिसी मैटर्स होते हैं, अनुच्छेद 44 में साफ साफ किया हुआ है कि राज्य को भी पावर है। जहाँ तक राज्यसभा लोकसभा की बात है वो पूरे भारत के इम्प्लीमेंटेशन के लिए है, चाहे वो सरकार एक विधान का सबका होगा ना, डिपेंडेंट टू टेक डिसीजन। और जो गवर्नमेंट की जो कमेटी जो भी कमेटी हुई है उसमें रिकमेंडेशन पे उनके पास मेजोरिटी है, उनके पास मैंडेट है, जिसे पब्लिक द्वारा मैंडेट दिया जाता है। मैंडेट इसलिए दिया जाता है कि सरकार की हितकामी जो हित में दिया जाए वो सरकार पॉलिसी लागू करे, इसलिए राज्य सरकार को पावर दी जाती है। यहाँ उत्तराखंड की बात नहीं हो रही है, अगर हो भी रही है तो उत्तराखंड सरकार जो भी ड्राफ्ट जो कंसिडर करेगी वो बिल्कुल वैलिड है, क्योंकि वो न्यायिक प्रक्रिया से गुजरा हुआ है। कोई भी उसमें पॉलिटिशियन इन्वॉल्व नहीं है। तो चाहे उत्तराखंड की बात हो, चाहे वो यूपी की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे वो महाराष्ट्र की हो, चाहे पश्चिम बंगाल की क्यों ना हो, चाहे वो दीदी की बात क्यों ना हो, दीदी अगर नहीं लागू करती है तो उसका सब्जेक्ट मैटर हो सकता है। लेकिन जब भारत पे आएगी तब लोकसभा और राज्यसभा कंसिडर किया जाएगा, तब अनुच्छेद तब जाकर के इसका ज्ञान दिया जाएगा, तब राष्ट्रपति का रोल आएगा। अभी तो राज्यपाल कर तक सीमित है। अगर राज्यपाल उसको अनुमोदित करता है तो आपको लागू करना पड़ेगा। और ये मैं एक चीज और बताऊं, अगर थोड़ा सा भी सेंसिटिव, अगर राजनेता इस हिंदुस्तान के थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाएं इस भारतीय महिलाओं के प्रति और जो लोग जो सफर कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, तो शायद आपके रात को नींद नहीं आएगी। मैं कई बार रात को सो नहीं पाता, कई बार मेरी रात में ऐसी गुजरी है कि मेरी पूरी रात भर निकल गई, क्योंकि उनका दर्द को, क्योंकि मुझे कोर्ट को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। मांग क्या रहे? वो मांग ये रहे कि अगर हलाला में कोई व्यक्ति दूसरे के साथ लेडी सो रही है तो उसको क्यों ना 375 उसको रेप में कन्वर्ट किया जाए। अगर उसको ट्रिपल तलाक दे करके उसको बेदखल किया जा रहा है तो क्यों ना 498 आईपीसी में उसको प्रावधान किया जाए। ये वो ऐसी मांगे हैं जो आपको सिरे से झकझोर देंगी इंसान को। इंसान छोड़िए, मैं तो बिल्कुल ठीक है कि मतलब एक इंसान होने के नाते जो उसके अधिकार हैं वो अधिकार उसको दिए जाए। झकझोरने वाली चीजें हो रही है हिंदुस्तान में कि यहाँ पर इतनी जरूरी है चीजें मैंडेटरी। ये बेटी एक चीज बताइए, अगर घर पे कोई बीमार पड़ा हो तो क्या आप पहले डॉक्टर से रिकमेंडेशन लेंगे या वहाँ पर नहीं, इमीडिएटली जो वहाँ पर प्रेजेंट होगा बोले यार तुझे ऑपरेशन करना है, हम जाके कर, मैं यहाँ पर साइन कर रहा हूँ। आज वो ऐसी पोजीशन है हिंदुस्तान की, कई ऐसे वर्ग इस चीज से केवल इसी लॉ से ही है। मेजॉरिटी देखिए क्योंकि मैं सब ग्राउंड लेवल पे हूँ, आप हो सकते हैं कहीं पर हूँ, लेकिन ये जब मेरे पास सब पीड़ित आता है, मेरे साथ कोई मिठाई का डब्बा लेके मेरे पास नहीं आता कि प्लीज मनीष जी मिठाई का डब्बा ले लीजिए, आई एम हैप्पी सो हैप्पी। मेरे पास वो आता है जब किसी अत्याचार होता है, वो आता है और वो अत्याचार मैं अपने दिल पे रखता हूँ, रात और सुबह, और मैं कोर्ट को रिप्रेजेंट करता हूँ उसी दर्द के साथ। ये चीज और वो कानून तक ले जाता हूँ कि जहाँ पर उसको जस्टिस मिल पाए। जब तक जस्टिस रहेगा तो हिंदुस्तान रहेगा, अगर जस्टिस है तो हिंदुस्तान नहीं रहेगा। सिंपल इज दैट। अगर आपको करना है, किसी ने नहीं पूछा तो आप कोर्ट जाइए, कोर्ट में पिटीशन डालिए कि हमको नहीं पूछा गया, हमको इन्विटेशन नहीं दिया गया, हमको आना था, शादी में नहीं आ पाए। बिल्कुल ठीक, मैं आपकी बात समझ गया कि अगर किसी से नहीं पूछा जा रहा है तो वो इस आधार पर भी जाकर कम से कम कोर्ट में जाकर अपनी आपत्ति को दर्ज कर सकते हैं। हानि पाठक जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, बोलिए। हाँ देखिए, मैं मनीष जी की बात पर एक बात कहना चाहती हूँ। इंसानियत तो हर कोई दिखा देता है, लेकिन इंसानियत को धरातल पर जो दिखाता है उसे मोदी कहते हैं। इसलिए क्योंकि देखिए, हलाला का जिक्र अभी मनीष जी ने कहा, मैं राजनीति पार्टी को बिलोंग करती हूँ तो खुल के इस चीज को नहीं कह सकती। हमारे रामायण और रामचरितमानस में कुछ चीजें हैं कि सीता जी को भी अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा था अपनी पवित्रता का सबूत देने के लिए। तो वो हलाला की वो प्रक्रिया होती है जो मनीष जी ने अभी एक चीज को बताया। हम बिस्तर होने के बाद कोई महिला कैसे पवित्र हो सकती है, कभी हलाला से सीखे। तो इस प्रक्रिया को अगर खत्म किया जाता है तो वो अच्छी बात नहीं होती है कांग्रेस के प्रवक्ताओं के द्वारा और कांग्रेस के लोगों के द्वारा, क्योंकि इनको वो चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। और दूसरी बात मैं इनको बताती हूँ, लोकसभा और राज्यसभा की ये बात करते हैं और कोर्ट की बात करते हैं, जैसा मनीष जी ने कोर्ट के बारे में आपके पास शिषपाल जी रेडी वाले और चीजों के बारे में बताया। आज जब दो गुटों में लड़ाई होती है, जब पुलिस उनकी बात नहीं सुनती है, प्रशासन उनकी बात नहीं सुनता है, कोई उनकी बात नहीं सुनता है, तो वो पता है क्या कहते हैं? आई विल सी यू इन कोर्ट। वो ये नहीं कहते हैं आई विल सी यू इन लोकसभा, आई विल सी यू इन राज्यसभा। वो ये नहीं कहते हैं, वो ये कहते हैं आई विल सी यू इन कोर्ट। लेकिन इनको
उस कोर्ट पर भी विश्वास नहीं है। वो जस्टिस को भी इग्नोर करते हुए कहते हैं कि नहीं, उनकी रिपोर्ट गलत है भाई। मैं आई अंडर सुप्रीम पावर, क्योंकि इस तरीके से लिटरेसी रेट अगर बढ़ता, इलिटरेसी रेट अगर बढ़ेगा तभी हम पावर में आने की कोशिश में रहेंगे, नहीं तो इलिटरेसी रेट रहेगा तो शायद हम आने की उसमें रहेंगे। लिटरेसी रेट अगर बढ़ जाएगा तो कैसे आएंगे? एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर के सहारे तो हम कभी भी सत्ता में नहीं आ सकते। हाँ, दोनों हाथ में कुरान रहेगी तो शायद हम सत्ता में आएंगे, क्योंकि वर्ग पढ़ा लिखा नहीं हो सकता ना, इनके लिए वो चीज है। अहमियत बहुत चीजें हैं। वो मनीष जी की बातें सुन के थोड़ा सा भावनाओं में आ गई हूँ मैं। काफी कुछ नहीं कह सकती, लेकिन शर्म आती है मुझे शिषपाल बिष्ट जी, आप जैसे प्रवक्ताओं पे और कांग्रेसियों पर। आपसे शर्म आती है नहीं पाठक जी, आप जो है धर्म की राजनीति कर रही हैं, आप वर्गवाद की राजनीति कर रही हैं। आज संविधान की भावना है एक भारत श्रेष्ठ भारत, आप उसको तोड़ने का प्रयास कर रही हैं। आपको जो है, मुझे लग रहा है केवल जो आपकी परेशानी है वो आपको सुनील प्रसन्नलाल से है, आपको हम सबको से परेशानी है। कांग्रेस पार्टी को देश के किसी नागरिक की परेशानी नहीं भाई, हम हर किसी के अधिकार की बात करते हैं। आप मुस्लिम प्रसन्नलाल है, संशोधन करिए ना, कौन मना कर रहा है? आप लीजिए विश्वास में, आप मुस्लिम प्रसन्नलाल में आप संशोधन कीजिए, उनकी समस्याओं का समाधान कीजिए। जो आपको गलत लग रहा है वो कर रहा है, लेकिन आप यूसीसी को भेज करके एक एक करके बोलिए। आदिवासी और जनजातीय के अधिकारों पर हमला कर रहे हैं, आप आरक्षण छीनने का काम कर रहे हैं, आप चोर दरवाजे से आरक्षण हटाना चाहते हैं। सीधे सीधे शब्दों से क्यों नहीं कहते? आपको ओबीसी से दिक्कत है, आपको एससी एसटी से दिक्कत है, आपको आदिवासी जनजातियों से दिक्कत है। अगली बात यह है, आप अल्पसंख्यकों के कंधे पर बंदूक रख करके, आप माइनॉरिटी के कंधे पर बंदूक रख करके आप एक दिन से कई शिकार करना चाहती हैं। एक एक करके बोलिए भाई। हनी पाठक जी एक सेकंड, हनी पाठक जी एक सेकंड, अब इनका उत्तर आने दीजिए, थोड़ा सा उत्तर आने दीजिए। हनी पाठक जी एक सेकंड, शिषपाल जी बोलिए। उत्तर देने लायक है? अरे ऐसा नहीं बोलते ना भाई, लेकिन नहीं 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 हनी पाठक जी, हनी पाठक जी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। प्रवक्ता वो भी है ना, ठीक है। आप अपनी पार्टी का पक्ष रख रही हैं, वो अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, बोले तो दीजिए उनको एक बार। हनी पाठक जी आ रहे हैं, हनी पाठक जी एक सेकंड, एक सेकंड। प्रवक्ता आप दोनों हैं, सम्मानित आप दोनों हैं भाई। कल के दिन संशोधन करते हैं, आप उसमें संशोधन क्यों नहीं कर रहे हैं? आप तो यूसीसी की बात कर रहे हैं। अरे एक सेकंड ना, एक सेकंड हनी पाठक जी, एक सेकंड, एक सेकंड। आप दोनों सम्मानित प्रवक्ता हैं। भाजपा बोले कि यूसीसी से एसटी को दिक्कत नहीं होगी, एसटी को दिक्कत नहीं होगी, ओबीसी को दिक्कत नहीं होगी, जनजातियों को दिक्कत नहीं होगी, आदिवासी को दिक्कत नहीं होगी। हम उनके अधिकारों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, जो उनको विशेषाधिकार प्राप्त है उनके साथ दिक्कत नहीं करेंगे। लेकिन आप केवल अल्पसंख्यकों का बहाना बना करके। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। शिषपाल जी, जो आपकी जिज्ञासा है इसका मैं एक बार में उत्तर ले लेता हूँ, ठीक। मैं एक बार उत्तर ले लेता हूँ। मनीष जी, शिषपाल जी एक सेकंड, शिषपाल जी एक सेकंड, ठीक है। आपका जो प्रश्न है मैं उसका मैं उत्तर ले लेता हूँ ना, फिर उत्तर ले लेता हूँ। मनीष जी, जिस तरह से इनका कहना है कि अगर यूसीसी लागू होगा तो क्या उससे ओबीसी, एससी, एसटी, कुछ अन्य धर्म, क्या इनके अधिकारों का हनन होगा इससे? देखिए, आपको शायद नहीं पता होगा, शायद बहुत आपके चैनल के माध्यम से बहुत हिंदुस्तान के लोगों को बताना चाहूंगा कि गोवा तो सब लोग जाते हैं। तो भारत का एक गोवा एक ऐसा है जहाँ पर ऑलरेडी ओसीसी लागू है और पुर्तगाल के बाद से बहुत सारी पॉलिसी कंटिन्यू है। तो क्या गोवा में अगर कोई इंडस्ट्रीज होता तो गोवा में क्या हिंदू नहीं रहते, क्या मुसलमान नहीं रहते, क्या पारसी नहीं रहते, या दूसरे संप्रदाय के लोग नहीं रहते? अगर गोवा में है तो बाकी चीज में क्या प्रॉब्लम? लेकिन उसको अगर ठंडे दिल से, ठंडे दिमाग से सोचा जाए तो ये किन लोगों के लिए टूल की तरह कई लोगों की जिंदगी बदलने वाला कानून है। किसी को घर से बाहर निकालने वाला कानून नहीं है, किसी का घर बसाने वाला। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से आपने यहाँ पर कहा कि ये हर किसी के अधिकार को संरक्षित करने वाला कानून है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का यहाँ पर मेरे साथ जुड़ने के लिए। और निश्चित तौर पर जिस तरह से एक बात तो साफ है कि यूसीसी के ड्राफ्ट से किसी के अधिकार का हनन नहीं होगा। तो आखिर अगर विरोधाभास कहीं पर है तो क्यों ना एक मंच पर बैठकर इसको सुलझा लिया जाए और यूसीसी ड्राफ्ट में जो भी महत्वपूर्ण सुझाव हों उनको भी शामिल कर लिया जाए। जुड़े रहिए प्राइम न्यूज़ के साथ। नमस्कार।